Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm Naseem Beg again here with you all. Class 10th Computer Science यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसका एक लेक्चर हो चुका है, जिसमें हमने हाउ टू प्रोग्राम और कुछ बेसिक स्टेटमेंट्स को हमने स्टडी किया, और इसके अलावा हमने सर्टन रूल्स देखे जिनकी मदद से हम बेसिक का प्रोग्राम स्ट्रक्चर जो सा वो डिफाइन करते हैं। लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर हमारा वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स के मतलब है, और इसमें हम तफसील से देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनको बनाने का पर्पस क्या होता है, और कांस्टेंट टाइप डेटा क्या होता है, और इसके अलावा हम कुछ बेसिक की कमांड्स जो सी उनको भी स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। What is a variable? Variables are named memory locations, memory cells, which are used to store programs input data and its computational results during program execution. As the name suggests, the value of a variable may change during the program execution. कुछ कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ डेफिनेशन देखकर। वेरिएबल, चेंज होने के काबिल, वेरिएबल जो चेंज हो सके। अब देखें, क्लासरूम में जिस तरीके से आप रफ कॉपी यूज़ करते हैं, साथ में आपके पास अरेजर होता है, और अरेजर की मदद से आप डेटा अरेज करके और दोबारा लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अपना नाम लिखा, आपने उसको अरेज किया, फिर कुछ और लिख लिया, ए इरेज किया आपने, बी लिख लिया, बी इरेज किया आपने, 20 लिख लिया। तो सेम लाइक कंप्यूटर में भी प्राइमरी मेमोरी के नाम से या रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से एक स्क्रैच एरिया दिया गया है, जहाँ सारे के सारे प्रोग्राम जो उनसे वो एग्जीक्यूट होते हैं। ये एरिया रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम कहलाता है, और आलमोस्ट सारे के सारे कंप्यूटर्स वो रैम को यूज़ करते हैं। कुछ रियल टाइम सिस्टम्स हैं जिनमें रैम यूज़ नहीं होती, क्योंकि इसका लेटेंसी रेट जो सा वो ज़्यादा है, ये स्लो है कंपेयरिंग टू माइक्रो प्रोसेसर्स। लेकिन आप यूँ कह सकते हैं कि तकरीबन सारे कंप्यूटर्स रैम को यूज़ करते हैं, और रैम डिफाइन करती है कि आपका सिस्टम कितने डाटा को एक वक्त में प्रोसेस कर सकता है। जितना डेटा वो ओपन कर सकता है, माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड ऑलमोस्ट आइडियल स्पीड होती है, वो तो गीगाहर्ट्ज़ में प्रोसेस करता है, ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट। और उसके अगेंस्ट अगर आप बात करें रैम की, तो रैम की स्पीड कंपेयरिंग टू माइक्रो प्रोसेसर वो स्लो होती है। इसलिए हम यूँ कह सकते हैं कि जो रैम है ये टेम्परेरी वोलेटाइल स्टोरेज एरिया है, जहाँ पे सारे प्रोग्राम्स अपना डेटा जो सा वो टेम्परेरी तौर पे वाइल एग्जीक्यूशन वो स्टोर करते हैं, और जैसे ही प्रोग्राम से हम एग्जिट करते हैं तो रैम जो सी वो वाश हो जाती है। कैपेसिटर बेस्ड ये टेक्नोलॉजी होती है जिसको रिफ्रेश होने की ज़रूरत होती है। सारे के सारे प्रोग्राम्स अपना डेटा जो सा वो टेम्परेरी तौर पे जब हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं, चाहे वो कोई गेम है, चाहे आप इंटरनेट एक्सप्लोरर चला रहे हैं, या कोई आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, इवन कि अगर आप कोई मूवी भी देख रहे हैं, तो VLC प्लेयर या आपका जो भी मीडिया प्लेयर है वो टेम्परेरी तौर पे अपने डेटा को रैम में ही स्टोर करता है, और सारे का सारा डेटा प्रोसेस होने से पहले उसका रैम में मौजूद होना ज़रूरी होता है। और सारे प्रोग्राम अपने इंटरनल डेटा को टेम्परेरी तौर पे स्टोर करने के लिए मेमोरी वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। तो हम कहते हैं कि वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस, यानी रैम में किसी खास पोर्शन को 1, 2, 5 बाइट्स को कुछ नाम दे दिया गया, और वो नाम है वेरिएबल। अभी वहाँ पे 10 स्टोर है, थोड़ी देर बाद वहाँ पे 20 स्टोर होगा, फिर उस पर कुछ भी स्टोर नहीं होगा, कभी नल होगा, कभी वो ब्लैंक हो जाएगी, कभी X प्रोग्राम उसको यूज़ करेगा, कभी Y प्रोग्राम उसको यूज़ करेगा। डिफरेंट प्रोग्राम्स उसको यूज़ करते हैं। एक प्रोग्राम आप एग्जिट करते हैं, दूसरा प्रोग्राम रन करते हैं, फिर वो रैम को यूज़ करना शुरू कर देता है। तो रैम का जो बेसिक पर्पस होता है वो ये होता है कि माइक्रो प्रोसेसर को सपोर्ट देना, ताकि सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा जो सा वो रैम में आए और स्पीड से प्रोसेस हो। और रैम में वेरिएबल्स होते हैं, और हर वेरिएबल का अपना एक एड्रेस होता है।
इसकी एग्जांपल आप यूँ लें, जैसे कॉलोनी में हर घर का अपना एक एड्रेस है, इसी तरीके से हर प्रोग्राम का अपना एरिया है रैम के अंदर, और हर प्रोग्राम के अपने वेरिएबल्स हैं जिनको रैम ने मेमोरी एड्रेसेस असाइन किए हुए हैं। और ये एड्रेसेस जो उनसे हैं ये हेक्साडेसिमल काउंटिंग में होते हैं। हेक्स के साथ 16 का जो निज़ाम आपने क्लास 9th में यूनिट नंबर 5 में पढ़ा, हेक्साडेसिमल में ये एड्रेसिंग सारी की सारी हुई होती है। तो वेरिएबल्स को हम यूँ कहेंगे कि वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस, और इनमें डेटा स्टोर होता है कब? जब प्रोग्राम कैलकुलेशंस कर रहा होता है, प्रोग्राम अपनी प्रोसेसिंग कर रहा होता है। और वेरिएबल टेम्परेरी तौर पे बनते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं, बनते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं। और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम डेटा इनसाइड ए वेरिएबल कैन बी चेंज हो सकता है। यानी जो डेटा रैम के अंदर मौजूद है वो वेरिएबल्स की शक्ल में मौजूद है और वो चेंज हो सकता है। ये चीज़ जहन में रखें कि वो चेंज हो सकता है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स सारे के सारे वेरिएबल्स, ये इनका जो इनको नाम ही वेरिएबल इसलिए दिया गया क्योंकि ये इनका जो डेटा है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि डेटा वेरी हो सकता है, इसलिए हम इसको वेरिएबल कहते हैं। और अगर वेरिएबल का डेटा चेंज ना हो फॉर एग्जांपल, तो फिर हम उसको वेरिएबल नहीं कहेंगे बल्कि उसको हम कांस्टेंट कहेंगे। तो कांस्टेंट वो चीज़ होगी जिसका डेटा चेंज करने की या तो ज़रूरत नहीं होती या वो डेटा चेंज नहीं होता। तो वेरिएबल्स जो उनसे हैं वो टेम्परेरी तौर पे बनते हैं और इनका डेटा चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल पहले उसमें अहमद नाम है, थोड़ी देर बाद आपने उसी में जो नाम स्टोर किया वो नुमान स्टोर कर दिया, फिर आपने सपोज वहाँ पे नईम स्टोर कर दिया, तो सेम एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे आप मैथ में कहते हैं लेट x इज इक्वल टू 20, लेट x इज इक्वल टू 10, लेट x इज इक्वल टू 50। हर बार आप जो कहते हैं x, लेकिन डेटा उसमें मुख्तलिफ होता है। तो सेम लाइक x को हम वहाँ पे मैथमेटिक्स में वेरिएबल कह सकते हैं। तो इसी तरीके से प्रोग्राम्स में वेरिएबल बनाए जाते हैं ताकि टेम्परेरी तौर पे जब डेटा को प्रोसेस करना हो, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग डेटा को टेम्परेरली स्टोर किया जा सके, और उस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं वेरिएबल्स। जैसे आपके सामने एक वेरिएबल ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है 3x प्लस 3p माइनस 10y। अब ये एक एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन नहीं है। तो इसमें जो x, p और y हैं ये तीन वेरिएबल्स हैं। मैथ में आप इनको यूज़ करते हैं, यहाँ भी समझ लें कि जो x है, जो p है और जो y है ये वेरिएबल्स हैं। x, p एंड y ये वेरिएबल्स हैं और कोफिशिएंट्स और साथ में आपको वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं जिससे मिलके ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन रही है। तो वेरिएबल्स कोई अनहोनी चीज़ नहीं है कि आप कहें कि ये पता नहीं क्या पढ़ाने स्टार्ट कर दिया सर ने। वेरिएबल ये वही है जो आप मैथमेटिक्स में यूज़ कर रहे हैं। x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, k इज इक्वल टू 100, l इज इक्वल टू फलां। अलजेब्रा में आप जितने लेटर्स को वैल्यूज असाइन करते हैं वो एक्चुअली वेरिएबल्स ही हैं सारे के सारे। जो एक क्वेश्चन में x की वैल्यू 10 होती है, किसी और क्वेश्चन में x की वैल्यू 25 होती है, थोड़ी देर बाद x की वैल्यू 0 हो जाती है, फिर कभी x की वैल्यू 80 हो जाती है। तो एक्चुअली वो वेरिएबल्स ही हैं जिनको हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। तो इस एक्सप्रेशन में दोबारा देख लें 2x प्लस 3p माइनस 10y। तो इसमें x, p एंड y आर वेरिएबल्स। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। तो सबसे पहला रूल है कि जब आपने वेरिएबल को नाम देना है, वेरिएबल नेम कैन नॉट बी मोर देन 40 कैरेक्टर लॉन्ग। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि वेरिएबल्स, अब आपने प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्राम में हंड्रेड्स ऑफ नंबर के हिसाब से हज़ारों वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। जितना बड़ा प्रोग्राम उतने ज़्यादा वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक प्रोग्राम बनाया और उसमें आपने स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो सा वो सेव करना, तो स्टूडेंट के नाम के लिए एक वेरिएबल, उसके CNIC के लिए एक वेरिएबल या बे फॉर्म के लिए एक वेरिएबल, इसी तरीके से स्टूडेंट जो सा उसके पापा के नाम के लिए एक वेरिएबल आप यूज़ करेंगे। इसी तरीके से आप जो सा वो उसके एड्रेस के लिए वेरिएबल, उसकी क्लास के लिए, उसके सेक्शन के लिए, उसके टीचर्स के लिए, फॉर एग्जांपल उसके मार्क्स के लिए आप वेरिएबल्स बनाएंगे। तो वेरिएबल आप बनाते जाएंगे, बनते जाएंगे, लेकिन जहन में रखें कि वेरिएबल का नाम बेसिक लैंग्वेज में 40 कैरेक्टर्स से ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, 40 कैरेक्टर से ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। और वेरिएबल का नाम इतना शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए कि उसके मीनिंग वाजे ना हो।
इतना लेंथी भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि लेंथी क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब बार बार आपने वेरिएबल का नाम कोडिंग में यूज़ करना है तो आपका टाइम बड़ा ज़ाया होगा। 80 कैरेक्टर 100 कैरेक्टर का वेरिएबल बार बार टाइप कर रहे हैं, कितना टाइम आप ज़ाया कर रहे हैं? उतनी देर में आपने अच्छा खासा कोड कर लेना। तो नाम मीनिंगफुल होना चाहिए लेकिन शॉर्ट होना चाहिए, 2, 3, 5, 7, 10 कैरेक्टर तक। बेसिक आपको 40 कैरेक्टर तक ऑप्शन देती है, लेकिन लाजमी नहीं कि ये पूरी ऑप्शन आप यूज़ करें। आप शॉर्ट से शॉर्ट वेरिएबल का नाम जो सा वो यूज़ करें। सेकंड पॉइंट है, द वेरिएबल नेम मे कंटेन अल्फ़ाबेट, नंबर्स एंड डेसिमल पॉइंट। यानी आपका जो वेरिएबल है उसमें लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, फुल स्टॉप भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप कहते हैं A20, इस नाम का आपने एक वेरिएबल बनाया A20, तो ये सही वेरिएबल है, इसमें कोई एरर नहीं है, ये लॉजिक इसकी इजाज़त देती है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने वेरिएबल बनाया 20A, तो ये अलाउ नहीं है बेसिक में। अभी आगे हम ये पॉइंट पढ़ेंगे कि 20A नाम का वेरिएबल नहीं बनाया जा सकता, लेकिन A20 नाम का वेरिएबल बनाया जा सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टर इन द वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 20A नाम का हम वेरिएबल नहीं बना सकते, क्योंकि अगर हम 20A नाम का वेरिएबल बनाएंगे तो पहला जो लेटर है वो एक्चुअली लेटर अल्फ़ाबेट नहीं है, वो नंबर आ गया। तो किसी भी वेरिएबल का नाम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। नंबर एंड पर आ सकता है लेकिन स्टार्ट पे नहीं आ सकता। रिजर्व वर्ड कैनॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। अब ये पिछले लेक्चर में मैं बड़ी तफसील से आपको ये बता चुका हूँ कि जो रिजर्व वर्ड्स हैं, जो लैंग्वेज के अपने वर्ड्स हैं, जो सिस्टम ने रिजर्व किए हुए हैं अपने लिए, जैसे प्रिंट है या CLS है या इफ़ है या वाइल है या डू है या इनपुट है, इनको आप एज ए वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप यूज़ करेंगे तो कंपाइलर एरर जनरेट करेगा। तो रिजर्व वर्ड्स जो सिस्टम वर्ड्स हैं उनको एज ए वेरिएबल नेम आपने यूज़ नहीं करना। ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम्स। अब ये चीज़ ध्यान में रखें कि फॉर एग्जांपल आप वेरिएबल नेम बनाते हैं फादर नेम, और फादर और नेम के दरमियान में आपने स्पेस दे दी, तो ये वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है। वैलिड वेरिएबल नेम क्या होगा? फादर अंडरस्कोर नेम, फादर अंडरस्कोर नेम, ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है, लेकिन फादर स्पेस नेम ये वैलिड वेरिएबल नहीं है और ये अलाउड नहीं है। तो वेरिएबल के नेम के दरमियान में आप स्पेस नहीं दे सकते। द लास्ट कैरेक्टर ऑफ अ वेरिएबल कैन बी अ स्पेशल सिंबल। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि जो वेरिएबल का आखिरी कैरेक्टर है वो स्पेशल सिंबल हो सकती है, लाजमी नहीं। नंबर तो हो ही सकता है लेकिन स्पेशल सिंबल भी हो सकती है। जैसे लास्ट पे डॉलर साइन हो सकता है, जो बताएगा कि ये वेरिएबल जो सा है ये कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है। लास्ट पे नंबर साइन हो सकता है, जो बताएगा कि ये डबल जो सा वो नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। तो स्पेशल कैरेक्टर किसी वेरिएबल के नाम के एंड पे आ सकता है, लेकिन स्टार्ट में नहीं। स्टार्ट में ना नंबर आएगा ना स्पेशल सिंबल आएगी, तो एंड पे नंबर भी आ सकता है और कुछ स्पेशल सिंबल्स भी आ सकती हैं जो टाइमली हम इनको यूज़ कर सकते हैं। डेक्लरेशन करैक्टर्स, अभी जो मैं बात कर रहा था कि कौन कौन सी सिंबल्स जो सी वो किसी वेरिएबल नेम के एंड पे आ सकती हैं, तो उसमें सबसे पहले है डॉलर साइन, उसके बाद परसेंटेज सिंबल है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है और नंबर साइन है। तो हैश भी इसको कहते हैं, हैश टैग, डॉलर साइन, परसेंटेज, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और नंबर साइन या हैश। तो ये कब यूज़ होंगी? फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ डॉलर यूज़ होगा, इंटीजर वेरिएबल के साथ परसेंटेज यूज़ होगी, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन सिंगल प्रेसिजन वेरिएबल काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ जो सी होती हैं उनके साथ यूज़ होगा, और अगर बहुत बड़ी वैल्यूज़ हैं तो उसके साथ डबल प्रेसिजन या नंबर साइन यूज़ होगा। जैसे डॉलर साइन नेम, डॉलर साइन, अब ये करैक्टर टाइप डेटा डिक्लेयर कर देगा। इसी तरह परसेंटेज, मार्क्स, परसेंटेज, अब ये न्यूमेरिक नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स वो बना देगा, इंटीजर्स बनाएगा जो होल नंबर्स होंगे। और इस तरह एवरेज कौन सी है, ये 4 बाइट मेमोरी में लेगी, इसके अगेंस्ट जो इंटीजर है ये 2 बाइट्स लेता है, और जो एरिया आपने बनाना फॉर एग्जांपल ये 8 बाइट जो से वो मेमोरी में स्पेस लेगा। अब ये चीज़ ध्यान में रखें, 2 बाइट, 4 बाइट और 8 बाइट क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो सा वो
16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है या वो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है या वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इंटीजर 2 बाइट जो से वो डेटा लेगा 16 बिट्स में एक इंटीजर जो सा वो स्टोर होगा। लेकिन अगर 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो सी जैसी जो लैंग्वेजेस हैं वो एक इंटीजर टाइप डेटा के लिए 4 बाइट्स जो उनसे वो यूज़ करेंगी, 4 बाइट्स डेटा जो सा वो स्टोर करेंगी। लेटेस्ट जितने ऑपरेटिंग सिस्टम है मोस्टली वो या तो 32 बिट हैं या वो 64 बिट प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वो ज़्यादा डेटा जो सा वो आपको अलाउ करते हैं कि आप एक इंटीजर में ज़्यादा डेटा जो सा वो स्टोर कर सकें। तो इसलिए जहन में रखें कि ये 4 बाइट का मतलब है 32 बिट्स, 8 बाइट का मतलब है 64 बिट्स। तो ये बहुत बड़ी वैल्यू होगी, 64 बिट बहुत बड़ी वैल्यू, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इतनी बड़ी वैल्यू की कहाँ ज़रूरत पड़ेगी जहाँ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक इंजेक्शन में पॉइजन ऐड करनी है कि जो इंसान के लिए नुकसानदेह भी ना हो, तो उसमें आप ज़ाहिर है 1 मिलीलीटर तो ऐड नहीं करेंगे, तो वो 0.00000 समथिंग आप ऐड करेंगे जो माइक्रोन्स हैं। फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रॉन का साइज़ कंपेयर करना, जब इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स जो से वो आप करेंगे तो फिर आपको बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको 4 बाइट या 8 बाइट जो टाइप यानी सिंगल और डबल प्रेसिजन टाइप डेटा जो सा वो आपको असाइन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपके पास 20 एक नंबर दिया गया है, इसको बताया गया है कि किस तरीके से मेमोरी में स्टोर होगा। तो 20 का अगर आप बाइनरी नंबर लें तो 10100 आपके पास होगा, यानी अगर आप 20 को कन्वर्ट करें बाइनरी में, क्लास 9th यूनिट नंबर 5, 20 को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो 10100 आपके पास आएगा। और ये मेमोरी में यहाँ पे आपके पास 1 बाइट 8 बिट्स, 1 बाइट 8 बिट्स, 1 बाइट 8 बिट्स, 1 बाइट 8 बिट्स, और ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में 4 बाइट डेटा लेगा। 32 बिट, ये चीज़ ध्यान में रखें। बेसिक में 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए ये 2 बाइट डेटा जो सा वो लेगा, यानी 16 बिट्स। लेकिन सी जैसी लैंग्वेजेस में ये 4 बाइट डेटा लेगा, ये चीज़ जहन में रखें। तो अगर आप इसकी बात करें तो ये एक्चुअली बेसिक का आप जो सा वो, अगर आप बेसिक की बात करें तो ये सिंगल प्रेसिजन है, सिंगल जो 4 बाइट डेटा जो सा वो ले रही है। लेकिन सी में यही इंटीजर है जो 32 बिट या 4 बाइट डेटा जो सा वो लेती है। तो अब देखें कि ये जो एड्रेस है, ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये हेक्साडेसिमल एड्रेस है इस बाइट का, ये हेक्साडेसिमल एड्रेस है इस बाइट का, ये हेक्साडेसिमल एड्रेस है इस बाइट का, और ये हेक्साडेसिमल एड्रेस है इस बाइट का। इसका मतलब है कि 4 बाइट को 4 एड्रेसेस मिले हैं, हर बाइट के लिए एक एड्रेस, ये मेमोरी एड्रेस है। ये रैम का मेमोरी एड्रेस है, रैम का मेमोरी एड्रेस है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसमें हर बाइट जो सा वो सेपरेट से स्टोर है, और रैम का मेमोरी एड्रेस यहाँ पे शो किया गया है। तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स प्लस 8 बिट्स प्लस 8 बिट्स प्लस 8 बिट्स इज इक्वल टू 4 बाइट और 32 बिट्स। तो इस तरीके से डेटा जो सा वो मेमोरी में स्टोर होता है, लेकिन बिट्स और बाइट्स के ग्रुप में, और उसको एक स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेस दिया जाता है जो किसी और डेटा का नहीं होता। वेरिएबल्स की हम बात करें तो ये 2 टाइप्स के हैं वेरिएबल्स। वो स्ट्रिंग वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और न्यूमेरिक वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। जैसे आपका नाम है वो स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर होगा, आपके पापा का नाम है वो स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर होगा, स्ट्रिंग टाइप डेटा होगा क्योंकि उसमें अल्फ़ाबेट्स हैं और स्पेस भी आती है। मोबाइल नंबर स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा, घर का एड्रेस स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा। इसी तरीके से जो आपकी फ़ी है वो न्यूमेरिक डेटा टाइप होगी, फ़ी या आपके पापा की जो सैलरी है वो न्यूमेरिक डेटा टाइप होगी। तो वेरिएबल 2 टाइप्स के हो सकते हैं, स्ट्रिंग एंड न्यूमेरिक। स्ट्रिंग वो जो स्ट्रिंग टाइप डेटा को स्टोर करने के काम आएंगे, और न्यूमेरिक वो जो न्यूमेरिक टाइप डेटा को स्टोर करने के काम आएंगे। और इन दोनों की कैलकुलेशन भी डिफरेंट है। जो स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल्स हैं वो उनको आप प्लस करने के लिए आपको स्पेशल मेथड यूज़ करना पड़ेंगे, वैल फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन जो न्यूमेरिक टाइप वेरिएबल्स हैं उनको आप डायरेक्टली जो सा वो उनकी एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन वो आप कर सकते हैं। कांस्टेंट्स की भी इसी तरह 2 टाइप्स हैं, लेकिन पहले अंडरस्टैंड करें कि कांस्टेंट टाइप डेटा होता क्या है। यानी वेरिएबल तो वो जो चेंजेबल डेटा है, कांस्टेंट वो डेटा जिसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आपने एक प्रोग्राम बना कर दिया और प्रोग्राम का जो टाइटल है उस कंपनी का जो नाम है
वो अब चेंज नहीं होना, तो उसको वेरिएबल करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप परमानेंटली स्टोर कर देंगे। इसी तरीके से कंप्यूटर में रीड ओनली मेमोरी भी होती है, रोम, जिसमें फॉर एग्जांपल कंपनी का लोगो कि कंप्यूटर HP का बना है या IBM का है या एसर का है, और उसमें डेटा टाइम आप ख़ुद भी चेंज कर लेते हैं। तो वेरिएबल टाइप डेटा भी कंप्यूटर में मौजूद है जिसे हम रैम कहते हैं, और कांस्टेंट टाइप डेटा भी मौजूद है जिसे हम रोम कहते हैं। तो रोम कांस्टेंट टाइप डेटा है। अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं और आपको ऐसे डेटा की ज़रूरत है जिसे आप कहते हैं कि वो चेंज ना हो, जैसे डिफरेंट कांस्टेंट्स हैं, जैसे पाई कांस्टेंट है, अब उसकी एक यूनिवर्सल वैल्यू एक्सेप्टेड वैल्यू है 22/7 या 3.142 समथिंग जो भी है। आप कहते हैं कि ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इसको चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है, तो इसको हम वेरिएबल में क्यों स्टोर करें, इसका कांस्टेंट बना लें। तो कांस्टेंट टाइप डेटा वो होगा जिसको आप चाहते हैं कि ये चेंज ना हो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। अगर आप चाहते हैं कि डेटा चेंज ना हो, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू declare that as a variable, you must declare that type of data as a constant. बेसिक लैंग्वेज की कमांड्स की बात करेंगे। बेसिक एज यू नो स्टैंड्स फॉर बिगनर्स, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन, कोड्स। बिगनर्स, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन, कोड्स। इसकी कमांड्स की अब हम बात करते हैं। सबसे पहली कमांड है ऑटो कमांड। अब आपने प्रोग्राम लिखना स्टार्ट किया, और लेक्चर नंबर 1 में, इस यूनिट के लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा कि बेसिक लैंग्वेज के प्रोग्राम की हर जो लाइन है उसको आपको एक नंबर देना पड़ेगा। बेसिक लैंग्वेज के प्रोग्राम की हर लाइन को आपको एक नंबर देना पड़ेगा। और बाज़ दफ़ा ये मुश्किल भी हो जाता है कि आप नंबर खुद याद रख रहे हैं, 10 फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50, इस तरीके से आप सो ऑन इंक्रीमेंट कर रहे हैं और आपको याद रखना पड़ रहा है। तो GW बेसिक ने आपको एक कमांड दे दी, ऑटो कमांड। ये ऑटोमेटिकली नंबर्स लगाएगी। अब क्योंकि लाइन को नंबर देना एक रिक्वायरमेंट है, तो ऑटो कमांड ऑटोमेटिकली नंबर जो से वो ऐड करना शुरू कर देगी। तो इसका सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स इसका यह है कि आप ऑटो लिखेंगे, लाइन नंबर, कॉमा, इंक्रीमेंट, और बता देंगे कि इसमें इंक्रीमेंट कितना करना है। जैसे आप कहते हैं ऑटो या इंक्रीमेंट, जैसे आप कहते हैं जी कि जो लाइन नंबर है वो हो 10, 20, 30, 50, तो आप कहेंगे ऑटो 10, कॉमा 10, यानी 10 से स्टार्ट करो और 10 इसमें ऐड करते जाओ। तो इससे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 वो ऑटोमेटिकली नंबर्स लगाती जाएगी। और अगर आप इंक्रीमेंट 20 का कर देते हैं तो 10, 30, उसके बाद 50, उसके बाद 70, उसके बाद 90, उसके बाद 110 एंड सो ऑन। तो ऑटो कमांड बड़ी ज़बरदस्त कमांड है कि ये ऑटोमेटिकली लाइन नंबर जो से वो लगाना शुरू कर देगी। ऑटो कमांड की एग्जांपल आपके सामने है। अगर आप कहते हैं ऑटो 100, 50, तो ये 100, 150, 200 एंड सो ऑन जनरेट करेगी, क्योंकि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ये इसका इंक्रीमेंट है। तो 100 ये हुआ, प्लस 50 150 बन गया, प्लस 50 200, प्लस 50 250 एंड सो ऑन। और अगर आप कहते हैं ऑटो जनरेट लाइन करनी है 10, 20, 30 एंड सो ऑन, सिर्फ ऑटो करेंगे तो 10 के इंक्रीमेंट से ऑटोमेटिकली लाइन जो सी वो जनरेट करता जाएगा। नेक्स्ट कमांड है क्लियर कमांड। The command sets the values of all numeric variable to 0, the value of all string variable to null and closes all files। अब देखें, जब आप प्रोग्राम में काम कर रहे होते हैं, आजकल तो कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा रैम लगी होती है, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB सिस्टम्स हैं। लेकिन जब बेसिक बनी 1964, उस वक्त क्योंकि कंप्यूटर्स में रैम बहुत कम होती थी, तो 1 MB 2 MB रैम बहुत ज़्यादा ये नहीं समझी जाती थी। और उस वक्त अगर एक प्रोग्राम रैम ले लेता और दूसरे प्रोग्राम में चलना होता तो उसके लिए तो मेमोरी अवेलेबल नहीं होती थी। तो उस वक्त ये क्लियर कमांड बड़े काम की कमांड थी कि क्लियर करके मेमोरी यानी रैम को क्लियर किया जा सकता था। आगे मैं आपको इन सब कमांड की डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगा। GW बेसिक रन करके हम उसमें चेक करेंगे कि ये कमांड किस तरीके से काम करती हैं। लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग आप यूँ अंडरस्टैंड करें कि जो रैम के अंदर वेरिएबल का डेटा है उसको क्लियर कमांड जो सी वो क्लियर कर देगी। जो न्यूमेरिक टाइप वेरिएबल्स हैं उनको ज़ीरो कर देगी, जो स्ट्रिंग टाइप है उनको नल कर देगी। और ऑलवेज कीप इन माइंड कि नल इज़ नॉट अ ब्लैंक स्पेस।
नल मीन कुछ भी नहीं, वो ब्लैंक स्पेस भी नहीं। नल एक ऐसा डेटा है जिसको डील करना कंप्यूटर के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये स्पेस ब्लैंक स्पेस भी नहीं होती। ये नॉन प्रिंटेबल नॉन विजिबल डेटा होता है, कुछ भी नहीं। नल नल मीन कुछ भी नहीं। तो क्लियर कमांड जो सी है ये वेरिएबल कंटेंट्स को क्लियर करेगी। सिंटैक्स क्या होगा, क्लियर आपने लिखना है एंड दैट्स ऑल। फिर आपके पास कमांड है CLS कमांड। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको स्टडी भी किया। जब आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो प्रोग्राम की लाइनें आपके सामने आ रही हैं, कुछ मिस्टेक्स भी हो रही हैं, एरर आ रहे हैं, ओके का साइन, सेव, ओके, XYZ, तो स्क्रीन पे गार्बेज सा बन जाता है, काफ़ी कुछ लिखा हुआ, आपको समझ नहीं आती कि आप आगे क्या करना। तो अगर आप कहते हैं जैसे वाइट बोर्ड को आप साफ कर लेते हैं डस्टर की मदद से, सेम लाइक CLS कमांड स्क्रीन को क्लियर कर देगी आपके लिए। लेकिन ऑलवेज कीप इन माइंड कि ये मेमोरी कंटेंट्स को क्लियर नहीं करेगी, ये सिर्फ स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले जो आ रहा है उसको क्लियर करेगी। मेमोरी के अंदर डेटा वैसे के वैसे मौजूद रहेगा। दिस कमांड इज यूज्ड टू क्लियर द स्क्रीन कंटेंट्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन। सिंटैक्स क्या होगा, CLS साथ में आप कोई नंबर यूज़ कर सकते हैं, जैसे 0 यूज़ करेंगे। क्लियर द स्क्रीन एवरीथिंग, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, यानी अगर आप CLS अकेला करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है। उसके बाद n=1 अगर आप कर देंगे CLS स्पेस 1 तो सिर्फ ग्राफिक्स क्लियर होंगे, और अगर आप CLS स्पेस 2 कर देंगे तो सिर्फ टेक्स्ट क्लियर होगा। डिलीट कमांड है। दिस कमांड इज यूज टू डिलीट द प्रोग्राम लाइंस। प्रोग्राम आपने लिख लिया और अब आप कहते हैं कि इस प्रोग्राम में जो लाइन नंबर 20 to 30 है ये फालतू लाइंस हैं, या इनका अभी काम नहीं है, या ये कोड से निकालनी है। तो क्योंकि GW बेसिक का एडिटर है इसलिए नोटपैड की तरह तो ओपन नहीं होगा, वर्ड जैसे फाइल तो ओपन नहीं होगी कि आप ऊपर जाएं और डिलीट कर दें। आपको डिलीट कमांड देकर वो लाइंस डिलीट करनी पड़ेंगी। और वो कैसे करेंगे, अब देखें। सबसे पहले आप F1 की मदद से डिस्प्ले ले लें प्रोग्राम का। उसके बाद डिलीट लाइन नंबर टू लाइन नंबर, यानी जिस लाइन से जिस लाइन तक डिलीट करना है। जैसे आप कहते हैं डिलीट 70, या आप कहते हैं डिलीट 50 to 160। तो इस तरीके से क्या होगा, जो आपकी 70 इस वाली सिचुएशन में आपकी 70 लाइन नंबर जो सी वो डिलीट होगी, इसमें 50 to 160 सारी डिलीट हो जाएंगी। और इसमें 280 मीन के 1 से लेकर 80 तक सारी डिलीट होंगी, 280। और ये 120 ऑनवर्ड, ये 120 से आगे जितनी लाइनें हैं वो सारी डिलीट हो जाएंगी। तो बहुत एहतियात से इस कमांड को यूज़ करें, क्योंकि इससे आपकी लाइन जो सी वो डिलीट हो जाएंगी और प्रोग्राम आपका ख़राब हो सकता है। तो पहले डिस्प्ले कमांड की मदद से F1 लिस्ट कर लें प्रोग्राम को पूरा, F1 प्रेस करें, लिस्ट कर लें और देख लें कि कौन कौन सी लाइंस हैं जिनको आपने डिलीट करना है। उसके बाद डिलीट कमांड जो सी वो आप यूज़ करें। बी वेरी केयरफुल। एडिट कमांड है। द कमांड इज यूज टू मॉडिफाई अ प्रोग्राम लाइन। अब देखें, एक तो ये कि आपने पूरी लाइन को डिलीट कर दिया। अब दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप लाइन को मॉडिफाई कर लें। किसी लाइन में मिस्टेक हो सकती है, जैसे प्रिंट आपने लिखना था लेकिन वो पिंट लिखा गया, PINT। अब वो पिंट को आप ठीक करना चाहते हैं तो आप एडिट कर लें, यानी पहले आप लिस्ट करें, F1 की मदद से लिस्ट करें। जब आपके सामने वो लाइन आ जाए, आपको पता चले जी वो लाइन नंबर 40 है, तो फिर आप एडिट 40 उस लाइन को वो आपके लिए मॉडिफिकेशन के लिए, एडिशन के लिए, डिलीशन के लिए ओपन कर देगा। और आप एरो की मदद से आगे पीछे जाके उस लाइन को जो सा वो ठीक करें और सेव कर दें प्रोग्राम को। अभी इन कमांड्स की हम प्रैक्टिस यहाँ करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि ये कमांड्स यूज़ कैसे होंगी। तो देखते हैं जी। सबसे पहले हम GW बेसिक को रन करेंगे। GW बेसिक लिखा, एंटर किया, GW बेसिक प्लेटफॉर्म हमारे सामने ओपन हो गया। ये ID है इसकी, और इसमें हम अब 1 by 1 इन सब कमांड्स को देखेंगे। प्रिंट, जैसे मैं कहता हूँ, सबसे पहले हम कौन सी कमांड देखेंगे, हाउ CLS वर्क्स। तो आप देखें स्क्रीन के ऊपर कितने सारे कंटेंट्स हैं। जब मैं CLS करूँगा तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। CLS मैं लिखता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और एंटर किया। अब मैं इस सारे कंटेंट्स को मैं क्लियर करता हूँ CLS, और देखें स्क्रीन ब्लैंक हो गई। दोबारा रिवर्स करके देख सकते हैं, कुछ और लिखा, CLS किया, फिर स्क्रीन ब्लैंक।
तो स्क्रीन के ऊपर जो डिस्प्ले है उसको आप क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए CLS कमांड आप यूज़ करेंगे। अब देखते हैं ऑटो कमांड कैसे काम करती है। तो बजाय इसके कि आप ख़ुद लाइन नंबर्स लगाएं, मैं यहाँ पे सिर्फ ऑटो लिखता हूँ और उसके बाद कमांड लिखना शुरू कर देता हूँ। XYZ जो भी आपने कमांड देनी है आप कमांड देते जाएं और नंबर ऑटोमेटिकली लग रहे हैं। अब नंबर मैं खुद नहीं टाइप कर रहा बल्कि ऑटो कमांड खुद नंबर जो से वो टाइप करती जा रही है एंड सो ऑन। आप जितना मर्जी उसको लिखते जाएं। कंट्रोल C या कंट्रोल ब्रेक की मदद से आप यहाँ पे रोक सकते हैं एग्जीक्यूशन। कंट्रोल पास CLS किया फिर क्लियर हो गया। और अब हम देखते हैं कि हमारी जो क्लियर कमांड है वो कैसे यूज़ करती है, जो मेमोरी कंटेंट्स को क्लियर करेगी। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ A = 10, B = सपोज मैं कहता हूँ A + 30 और अब मैं कहता हूँ कि प्रिंट B, तो ये 40 आंसर आना चाहिए, प्रिंट B। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं प्रिंट B, तो आंसर कितना 0। अभी स्टोर नहीं हुआ, दोबारा करते हैं। प्रिंट B = 30, प्रिंट B 30 प्रिंट हो गया। अब इसका मतलब है B की 30 वैल्यू मेमोरी में स्टोर हो चुकी है। CLS करें और अब आप B = 90 प्लस फॉर एग्जांपल 80 कर दें, प्रिंट करें B और आपको आंसर आया 170। अब ये मेमोरी में स्टोर हो चुका है। तो अगर आप इसको अब मेमोरी से क्लियर करना चाहते हैं तो आप सिर्फ क्लियर कमांड जो सी वो इशू करें। क्लियर कमांड अभी देखें, पहले प्रिंट B से 170 प्रिंट हुआ था, अब मैं कहता हूँ प्रिंट B तो 0 प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब है कि न्यूमेरिक वैल्यू को उसने 0 सेट कर दिया, B को उसने 0 कर दिया रैम के अंदर। तो इस तरीके से क्लियर कमांड ने मेमोरी कंटेंट्स को क्लियर किया। और अब हम देखते हैं कि डिलीट कमांड कैसे काम करती है। तो फॉर एग्जांपल हम एक प्रोग्राम जो अभी लिखा था वो हमने देखा और इसकी मैं एक लाइन फॉर एग्जांपल 110 डिलीट करता हूँ। मैं कहता हूँ डिलीट 110, लाइन नंबर 110, एंटर किया और डिलीट 110 एंटर किया। और अब आप इसकी लिस्ट देखें तो इसमें 110 लाइन नंबर मौजूद नहीं है। तो डिलीट 110 ने लाइन नंबर 110 जो सी वो रिमूव कर दी। और अगर आप और लाइन डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट वो भी कर दें, डिलीट लाइन नंबर 110 और सो ऑन। और इस तरीके से अब हम देखते हैं कि हमारी जो लास्ट कमांड है एडिट कमांड, वो कैसे काम करती है। लोड कर लेते हैं प्रोग्राम को myp2 जो हमने सुबह बनाया था और पहले लेक्चर में myp2 हमने प्रोग्राम बनाया था। इसमें ये कंटेंट्स हैं और इसमें फ़र्ज़ करें कोई किसी एक लाइन को हम मॉडिफाई करना चाहते हैं। हम लाइन नंबर 70 को मॉडिफाई करते हैं और गुड लक को थोड़ा चेंज करते हैं, एडिट 70। और अब उसने एडिशन के लिए ओपन कर दिया गुड लक स्पेस, मैंने किया गुड लक वर्ल्ड और इसको मैंने एंटर किया और मैं इसको सेव कर देता हूँ F4 की मदद से। F4 प्रेस किया और जैसे मैंने myp2 कहा एंटर करेंगे, सेव हो गया स्क्रीन क्लियर करके। तो अब डिस्प्ले करवा के देखें तो वो अब गुड लक वर्ल्ड जो सा वो आ चुका है, जो कि पहले गुड लक था। तो इस तरह एडिट कमांड की मदद से हमने जो सा वो इसको मॉडिफाई कर लिया। तो आपका जो होमवर्क है वो रिहर्सल करेंगे आप, ये जितनी मैंने अभी आपको कमांड्स बताई हैं इनके आप रिहर्सल करेंगे अपने कंप्यूटर के ऊपर। और अगर इन मीनवाइल कोई आपके जहन में क्वेश्चन हो तो मेरा नंबर आपके सामने है। लेक्चर नंबर 6 हमारा जारी रहेगा। बेसिक लैंग्वेज की कमांड्स काफ़ी सारी हैं, उनको हम इसी तरह 4-4, 5-5 के ग्रुप के साथ जो सा वो इंशाल्लाह हम इनको कंप्लीट करेंगे। इन द मीनवाइल अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।